अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? ठीक है, होप यू ऑल आर फाइन। और लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो कि स्टेट वेरिएबल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उनके बीच में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो वोल्टेज अप्लाई करने से पहले किस पोजीशन में होते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद किस पोजीशन में होते हैं, फिर ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिर सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, वो हमने सारा का सारा डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13 में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं वहाँ से जाके आप दोबारा से उनको रिवाइंड करके देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को समझ सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 विच इज़ द की टॉपिक, की चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड और लास्ट पार्ट है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें इस चैप्टर में दो चीज़ों का मिक्सचर है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपके पास चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कौन है? चार्ज। और एक है क्या? मैग्नेट। दो चीजें हैं, चार्ज और मैग्नेट का क्या ताल्लुक है। मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एंड लेट मी डू इट फॉर यू, समझने के लिए। ये एक मैग्नेट है, ऑब्वियसली है ना, ये क्या है? मैग्नेट है, कोई मटेरियल है। अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे सिर्फ ये पता है कि इसके पास कोई ऐसी गायबाना ताकत है कि जिससे ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैग्नेट, मकनातीस आम अल्फाज में। अब यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ छोटा सा। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये दो पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, आ रही हैं? इन दो पिन्स को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये दो पिन्स आपस में नहीं जुड़नी। इस वक्त अगर मैं कहूँ कि ये दो पिन्स एक दूसरे से जुड़ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, राइट? अच्छा, क्या करें? अब देखते हैं क्या होगा। लेट्स हैव अ मैजिक। मैंने एक पिन को मैग्नेट के साथ रखा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि दूसरी पिन ऑटोमेटिकली पहली वाली पिन के साथ अटैच हो गई है। ओके, लेट मी रिमूव फ्रॉम इट। ओके, तो ये कुछ ख़ास फ़िलहाल तो मैग्नेटाइज नहीं हुआ, बट लेट मी डू इट। और ये इसमें टाइम लगेगा बट चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो ये अटैच हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि नो प्रॉब्लम, नो वरीज, हियर वी आर जस्ट टू लर्न, हियर वी आर जस्ट टू लर्न, कोई इशू नहीं है। सी व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ? दो पिन्स आपस में जुड़ गई। एक साइंस स्टूडेंट के लिहाज से सवाल आएगा, इसने आखिर क्या किया कि ये मैग्नेट बन गया और ये पहले मैग्नेट नहीं था, तो अब कैसे ये मैग्नेट बन गया? सवाल आएगा ना कि भाई क्या इसने इस मटेरियल के सरफेस के साथ कुछ किया है, या इसकी डेंसिटी के साथ कुछ किया है, इसके चार्ज के साथ कुछ किया है,
इसके मास के साथ कुछ किया है, इसकी इलास्टिसिटी के साथ कुछ किया है, क्या किया है, आखिर ये मैग्नेट कैसे बना। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेट की तरह से काम करने लग जाता है। क्या हर वक्त काम कर रहा होगा? नहीं। अभी देखा कि ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना और उसके बाद फिर इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गई। इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है। अच्छा, क्या यही फिनोमेना इसके साथ भी होगा? अब ये प्लास्टिक तो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? सवाल तो यही है कि ये मैग्नेट है तो क्यों है, एक साइंस स्टूडेंट के लिहाज से। सेकंड क्या होगा, ये मैग्नेट बना तो कैसे बना। तीसरा सवाल होगा कि अगर ये मैग्नेट नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द साइंस, इसमें फिजिक्स क्या है। ओके, लेट्स डू इट। पहली बात तो ये कि वो मटेरियल्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होती है, क्या होती है, वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। राइट इट डाउन। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के हैं, दो तरह के बेसिकली। कितने तरह के? दो तरह के। एक हो गए कौन से, पैरामैग्नेटिक, जिनके पास उनकी मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त है, हर वक्त है, हर टेम्परेचर में। इस वक्त सर्दी है, टेम्परेचर ठंडा है, कोल्ड है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास उसकी मौजूद है, वो परमानेंट मैग्नेट की तरह से काम कर रहा है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं हो रही। ऐसा मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं होती, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, जो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना है, राइट, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ऐसे मटेरियल को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। सवाल मेरा अभी भी वही है कि मैग्नेट है तो क्यों है, मैग्नेट बन रहा है तो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, मैग्नेट नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। वो अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन ये तीन चीज़ें अपनी जगह पर हैं। वो मटेरियल जो कि मैग्नेट बन जाते हैं और परमानेंट बन जाते हैं, वो कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। वो मटेरियल जो कि मैग्नेट बनते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, वो कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक। वो मटेरियल जो कि मैग्नेट बनते ही नहीं हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट ही नहीं होते, वो कहलाते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीज़ों को कहते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के लिए वर्ड डाई यूज होता है। आपने कूलम्स लॉ में एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन नॉट आर, रिलेटिव परमिटिविटी। उसका क्या मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर कोई भी आप मटेरियल रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के बजाय अब उससे परमिशन लेगी, चाहे वो आप कागज़ रखें, वो कुछ भी रखें, जैसे कि कैपेसिटर वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, राइट। तो ये हो गया एक तरह से कंडक्टर, ये हो गया सेमीकंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर। लेकिन हम इसको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर नहीं कहते, बल्कि कहते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। दिस इज परमानेंट फ्रॉम पैरा, परमानेंट। फेरो मीन्स
टेम्पररी। फेरो क्यों? फेरो, फेरिशियम किसको कहते हैं? आयरन। आयरन को क्या कहते हैं? Fe, फेरिशियम। वो चीजें जो कि आयरन की बनी हुई हैं वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाती हैं, इसीलिए ये फेरो का वर्ड है। द वर्ड फेरो इज फॉर फेरिशियम, बट दिस इज टेम्परेरी मैग्नेट। अच्छा, जो मैग्नेट नहीं बन पा रहा, डायमैग्नेट। मैग्नेट बनाने का क्या तरीकाकार है? सिंपल तरीकाकार ये है कि मैग्नेट की फील्ड के अंदर उस मटेरियल को ले जाएं। पहला तरीका तो बहुत आसान है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल को ले जाएं, मैग्नेट बन जाएगा। प्रोसेस जिसके अंदर वो मैग्नेट बना, प्रोसेस जिसके अंदर वो मैग्नेट बना या जिसके बाद वो मैग्नेट बना, वो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाता है? जिस प्रोसेस के जरिए मैं इसको मैग्नेट बना रहा था, उस प्रोसेस का नाम है मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेट बनाने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। पहला तरीका तो बहुत आसान है कि किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी लॉजिकल वही है कि ये मैग्नेट बना है तो क्यों बना है, और ये मैग्नेट नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, उसको अपनी तरफ जहन में रखना है। तो ये मैग्नेट है तो क्यों है? ठीक है ना, वो सवाल अपनी जगह पर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अच्छा ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए, अब ये एक नई डेफिनेशन आ गई, द प्रोसेस थ्रू विच अ मटीरियल बिकम्स मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन दो तरह से होती है। कितने तरह से? एक तो सिंपल मेथड मैंने बताया कि पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल मैग्नेट बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है, सही है। दूसरा तरीका ये है, ये अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। क्या पास कराएं? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। करंट से पहले नहीं, करंट के बाद। जैसे ही करंट आप पास कराएंगे, करंट फ्लो करेगा, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा मटेरियल। यानी इसका मतलब कंडक्टर्स को मैग्नेट आराम से बनाया जा सकता है बगैर मैग्नेटिक फील्ड में रखे। सिर्फ उनको अंदर से करंट पास कराना होगा। क्या कराना होगा? बाय हीटिंग तो मैंने नहीं सुना, लेकिन हमने दो मेथड तो सुने। एक तो मैग्नेटाइजेशन बाय पुटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, यही दो तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं। अर्थ के पास भी मैग्नेट है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैसे पता चलेगा? ओके, तो मैं कहता हूं भाई मेरे पास है कंपास। क्या है? अच्छा, मैं जैसे ही कंपास को रखूंगा नीडल घूमने लग जाएगी, साउथ नॉर्थ की तरफ घूमने लग जाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉइंट करने लग जाएगी। ऐसा ही है ना? तो ये नीडल कैसे घूमेगी? ये नीडल तभी घूमेगी जब इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी। घूम रही है? बगैर किसी कांटेक्ट के नीडल की पोजीशन चेंज हो रही है? हो रही है ना? बगैर किसी कांटेक्ट के फील्ड काम कर रही है अपना। कौन काम कर रही है? फील्ड काम कर रही है। अब ये फील्ड क्या होती है ये मुझसे कोई भी ना पूछे, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि फील्ड क्या होती है, फील्ड का बेसिक काम क्या है। ठीक है, कर रही है ना, बगैर किसी कांटेक्ट के एनर्जी ट्रांसफर करवा रही है ना। तो इसका मतलब अर्थ भी मैग्नेट है। क्यों है? सवाल ये कि ये मैग्नेट बना है तो क्यों बना है?
ठीक है, कैसे बना है, परमानेंट क्यों है और टेम्परेरी क्यों है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैग्नेटाइज करने के कितने मेथड है? 2। जब हम मैग्नेटाइज करते हैं मटेरियल मैग्नेट्स बनते हैं, फिर उसमें क्लासिफिकेशन है कि अगर मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन गया तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, अगर टेम्परेरी मैग्नेट बना तो फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा, अगर बना ही नहीं तो डायमैग्नेट। चाहे मेथड 1 हो या 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब हम समझेंगे कि कोई चीज़ मैग्नेट है तो मैग्नेट क्यों है। सही है, अभी तक मैंने चार्ज को इन्वॉल्व नहीं किया, चलो अब करता हूं। अगर मैं कहूं कि इस मटेरियल को गौर से देखें, इसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा दें, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप कहेंगे ये मटेरियल है, तो देयर आर 3 चांसेस कि या तो ये प्योर होगा, या तो ये प्योर होगा और सिंगल एलिमेंट में होगा, सिंगल एटम में होगा। सही है, जैसे गोल्ड है, प्योर है, सिंगल एटम में है। ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल एटम में भी अवेलेबल है, मल्टी एटम्स में भी अवेलेबल है। ऐसे ही है ना, मीथेन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? CH4। क्या कहते हैं? तो H4 क्या चीज़ है? यानी हाइड्रोजन मल्टीपल एटम्स की फॉर्म में मौजूद है, सिंगल एटम की फॉर्म में मौजूद नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो कि मल्टीपल एटम्स की फॉर्म में मौजूद हो, एटम वही हो लेकिन मल्टीपल एटम्स हो, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर डिफरेंट एटम्स हो तो वो कहलाएंगे कंपाउंड्स। ओके गुड। तो अगर मैं इसके अंदर कोई माइक्रोस्कोप लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली या तो कोई इसके अंदर मॉलिक्यूल होगा, या कंपाउंड होगा, या फिर एटम होगा। ऐसा ही है ना, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा, तीनों में से कोई चीज़ होगी। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई मिसाल के तौर पे इस मटेरियल के अंदर था एटम। क्या था? एटम। सही है, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे प्योर एलिमेंट हो, एटम तो मौजूद है। एटम मौजूद है, डिफरेंट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स, कि उसका ए अलग हो, जेड अलग हो, लेकिन एटम मौजूद है। कौन मौजूद है? इस एटम के पास क्या क्या है? न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सही है, सही है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है, इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर है ना, इलेक्ट्रॉन के पास वाइब्रेशन है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी है? चार्ज। चार्ज है, कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास? नेगेटिव। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, मुसलसल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? हो रही है? हो रही है ना, या नहीं हो रही? ओके, लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट। मैं कहता हूं कि सपोज कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। व्हाट इज द फिनोमेना राइट नाउ यू आर ऑब्जर्विंग? अगर मैं इसकी वेलोसिटी चेंज ना करूं तो ये मोशन कौन सा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है। होती है ना, या नहीं होती? होती है, ऑब्वियसली सी बात है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? यस। क्यों? वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा या फिर चेंज इन डायरेक्शन होगा। भाई वेलोसिटी के बाद दोनों चीज़ें मौजूद है ना, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या फिर मैग्नीट्यूड वही है, मुसलसल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है।
दोनों केसेस में अगर वेलोसिटी चेंज होती है बाय मैग्नीट्यूड या बाय डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन जनरेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तमहीद मानने का मकसद ये था कि क्या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। द आंसर इज यस, उनके पास मुसलसल एक्सेलरेशन है। कोई भी नहीं होगी ना तो कम से कम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो ऑर्बिट में बाउंड है और ऑर्बिट में बाउंड रखने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। कौन देगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे देगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करवाएगी, रेट ऑफ चेंज अप्लाई करेगी, एक्सेलरेशन जनरेट करवा देगी। ऐसे ही है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v²/r। ये मैंने क्यों कहा है इतना सारा? कोई रीजन है? क्या रीजन है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। डीप डाउन इस मटेरियल के अंदर मुसलसल जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट हो रहे हैं। सी, अगर मैं कहूं कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स कर देता हूं, सो व्हाट आई एम सेइंग, अब मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मुसलसल चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ एक्सेलरेशन हो सकती है वहाँ डी एक्सेलरेशन भी हो सकती है। वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव भी आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव भी आ सकता है। गॉट इट? वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव भी आ सकता है और चार्ज पार्टिकल, कौन? चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एनायन, कैटायन, क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, क्या होता है? तो जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओरिजिन ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन की वजह से है। तो अर्थ के लावा के अंदर क्या होता है? एनाइंस और कैटाइंस का मिक्सचर होता है। वो मुसलसल रोल ऑन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तो उससे क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट कर रहा है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। जब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं करेगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, क्योंकि चार्ज प्रॉपर्टी मौजूद है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है। जैसे ही चार्ज एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा बाय एनी मींस, वो एकदम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये क्यों हो रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि भाई चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है। नोबडी नोज दिस आंसर। लेकिन उन्हें यह पता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए चार्ज को एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया? अच्छा, तब ये जब बना मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाई तो इसने दो पोल्स बनाए, नॉर्थ और साउथ बना लिए। एक एटम के अंदर कितने पोल्स बनेंगे? बहुत सारे। एक एटम के अंदर बहुत सारे पोल्स बनेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन में है। ठीक है, इस मटेरियल के अंदर एटम्स की क्या सिचुएशन है? कितने पोल्स बन रहे हैं यहां पे? हर पार्टिकल का अपना नॉर्थ और साउथ है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं किया जा सकता।
मैग्नेटिक फील्ड मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करती, डायपोल में एग्जिस्ट करती है। इसको तोड़ूंगा ना तो ये फिर एक नॉर्थ साउथ बन जाएगा। नॉर्थ को साउथ से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? लेकिन बेसिक रीजन क्या है? चार्ज को क्या करना है? क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। एक्सेलरेशन नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। अच्छा, तो इसमें कितने एटम्स हैं? हजारों। क्या है? हजारों। जब मैं इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं ना, ठीक है, रख दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? है ना। इसके अंदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एक्सेलरेशन फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ मुसलसल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये मैग्नेट क्या कर रहा है? ये मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ अलाइन करता है। क्या करता है? नॉर्थ्स को एक तरफ कर देता है, साउथ्स को एक तरफ कर देता है। यहां तक समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल्स। क्या कहते हैं? डायपोल्स। रूट बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यों है। तो पहले ये सपोज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? किसकी वजह से? चार्ज। और चार्ज की वजह से भी क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन में है। ठीक है, उसकी वजह से क्या बन रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल्स। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन डायपोल्स को क्या कर देती है? अलाइन। नॉर्थ एक तरफ, साउथ एक तरफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया कि मैग्नेटाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रही है, नॉर्थ से एक तरफ, साउथ से एक तरफ। जब ये अलाइनमेंट परमानेंट हो जाती है तो ये मटेरियल बनता है पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, ना मास, ना डेंसिटी, ना चार्ज। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल्स की अलाइनमेंट हो जाएगी। और ये अलाइनमेंट कैसी होगी? परमानेंट। अब इस अलाइनमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे ही छेड़छाड़ नहीं होगी, अलाइनमेंट परमानेंट हो गई, मटेरियल एकदम पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अगर अलाइनमेंट हुई थोड़ी देर के लिए, अलाइनमेंट हुई थोड़ी देर के लिए, तो बनेगा फेरोमैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर ही नहीं पा रही तो डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है लेकिन मैग्नेटिक डायपोल्स की क्या नहीं हो रही? अलाइनमेंट नहीं हो रही। नॉर्थ एक तरफ नहीं आ रहे, साउथ एक तरफ नहीं आ रहे। यहां तक समझ में आ गया? अब यही वो सवाल का जवाब है जो मैं मुसलसल रिपीट कर रहा हूं कि भाई किसी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। वो एक्सेलरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन के बाद अलाइन हो गई है। डायपोल्स नॉर्थ एक तरफ हो गए हैं, साउथ एक तरफ हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। सिंपल। अगर अलाइनमेंट थोड़ी देर के लिए होगी तो फेरो, अगर अलाइनमेंट हो ही नहीं पाएगी तो डाय। यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या क्या सीखा है अभी? अभी सीखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, कोई मटेरियल मैग्नेटाइज कैसे होता है। जब वो मैग्नेटाइज होता है तो फिर वो पैरा कैसे बनेगा, फेरो कैसे बनेगा, डाई कैसे बनेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्यों हैं, कहाँ से हैं, और उनको मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है मटेरियल को। मैग्नेटाइजेशन करने के बाद क्या क्या पॉसिबल है, वो ये रिजल्ट्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आए तो वो अपने पास नोट डाउन कर ले, फिर हम लेक्चर के बाद में कंटिन्यू करते हैं।